अगले दिन की बात है। दूध पीने के बाद साक्षी सो रही थी और मुझे ऑफिस का एक जरूरी काम करना था, तो मैं अपना लैपटॉप लेकर छत पर आ गया था और वहां बैठा अपना काम कर रहा था कि वहां पीछे से अश्विनी आ गई। मेरा ध्यान स्क्रीन पर था और वो मेरे पीछे खड़ी थी। वो पीछे से ही बोली, ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना? नीतू से जब प्यार हुआ तब तो मुझे तेरे साथ हुए हादसे के बारे में पता तक नहीं था। ये तो मेरी किस्मत थी जो मुझे वापस इस घर तक खींच लाए। तो ये जानबूझकर कैसे हुआ? मन ये सफाई देना चाहता था, पर फिर एहसास हुआ कि ना तो अश्विनी ये सफाई सुनने के लायक है और ना ही मेरे कुछ कहने से वो बात समझेगी, इसलिए मैंने उसे वही जवाब दिया जो वो सुनना चाहती थी। अभी तो शुरुआत है। इतना कह मैं अपना लैपटॉप लेकर नीचे आने लगा तो वो पीछे से बोली, मैं तुम्हारी नीतू से कितना नफरत करती हूँ, ये जानते हुए तुमने ये चाल चली। ये कहते हुए वो पीछे खड़ी ताली मारती रही और मैं चुपचाप नीचे आ गया। नीचे आकर मैंने खुद को साक्षी के साथ व्यस्त कर लिया। उसी शाम को अश्विनी ने अपनी चाल चली। रात को सब खाना खा रहे थे कि वो ताऊ जी के सामने कान पकड़कर खड़ी हो गई। दादाजी, मैं माफी के लायक तो नहीं, पर क्या आप सब मुझे एक आखिरी बार माफ कर देंगे? मैं ईर्ष्या में जलकर जो कुछ भी किया मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और वादा करती हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। इस परिवार की इज्जत मेरी होगी और मैं इस पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। इतना कहते हुए अश्विनी ने घड़ियाली आंसू बहाने शुरू कर दिए। खुशी का मौका था और डैडी मम्मी जी भी कई बार अश्विनी के बारे में पूछ चुका था। हर बार झूठ बोलना ताऊ जी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने अश्विनी को माफ कर दिया और उनके साथ साथ घर के हर एक सदस्य ने उसे माफ कर दिया। पर अश्विनी न मेरे पास माफी मांगने आए और न ही मैं उसे माफ करने के मूड में था। रंग रोगन का काम शुरू हो चुका था और इस बार रंग मेरे पसंद का करवाया गया था। मेरे कमरे में तो कुछ खास ही मेहनत करवाई जा रही थी और उसका रंग ताऊ जी ने खास कर नीतू से पूछकर करवाया था। घर भर तैयारियों में लगा था, पर मुझे कोई काम नहीं दिया गया था। कारण ये कि पिछले कई दिनों से मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा था और काम बहुत ज्यादा पेंडिंग था, तो मेरा सारा समय वीडियो कॉल पर जाता। अब तो साक्षी भी मुझसे नाराज रहने लगी थी क्योंकि मैं ज्यादातर लैपटॉप पर बैठा रहता था। वो ज्यादा करके माँ के पास रहती और जब मैं उसे लेने जाता तो मेरे पास आने से मना कर देती। सॉरी मेरा बच्चा। मैं कान पकड़कर उससे माफी मांगता तो वो मुस्कुराते हुए माँ की गोद से मेरे पास आ जाती। सगाई से 2 दिन पहले की बात है। मैं छत पर बैठा काम कर रहा था और साक्षी नीचे सो रही थी कि अश्विनी कपड़े बाल्टी में भर कर आ गई। एक बात पूछूं, तुमने ऐसा क्या देख लिया उसमें जो तुम्हें उससे प्यार हो गया? कहाँ वो 33 की और कहाँ मैं 23 की। उसकी जवानी तो ढल रही है और मेरी तो अभी शुरू हुई है। याद है न वो दिन जो हमने एक दूसरे के पहलू में गुजारे थे? तुम तो मुझे छोड़ते ही नहीं थे, हमेशा मेरे जिस्म से खेलते रहते थे। वो पूरी रात जागना और ससस। कितनी बार किया तुमने उसके साथ प्यार? उतना तो नहीं किया होगा जितना मेरे साथ किया था। अरे वो प्यार तो देती ही नहीं होगी। राखी कहती थी कि मैडम को रोमांस वाली बातें करना पसंद नहीं। जिसे बातें ही पसंद ना हो वो रोमांस कहाँ करने देगी। अभी भी मौका है, मैं अब भी तैयार हूँ। अश्विनी ने ये बातें कुछ इस तरह से कही कि मेरे बदन में आग लग गई। मैं एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, तेरी घूम फिर कर पर ही अटकती है ना? नहीं किया मैंने उसके साथ रोमांस, और अगर सारी उम्र ना करने पड़े तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। तेरे लिए प्यार की परिभाषा होती होगी रोमांस, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए बस साथ रहना ही प्यार है। इतना कहकर मैं पांव पटक कर वहाँ से चला गया। उस दिन रात को जब नीतू का फोन आया तो मैंने उससे ये बात छुपाई। आमतौर पर मैं नीतू से कोई बात नहीं छुपाता था, पर मैंने ये बात उसे नहीं बताई। उस दिन के बाद से अश्विनी मुझसे कोई बात नहीं करती। हाँ, उसकी घरवालों के साथ अच्छी बनने लगी थी। घर के सभी कामों में वो हिस्सा ले रही थी और उसने सबको ये विश्वास दिला दिया था कि वो वाकई में बहुत खुश है। एक बदलाव जो मैं अब उसमें देख पा रहा था वो ये था कि अश्विनी ने अब मुझे प्यासी नजरों से देखना शुरू कर दिया था। वो भले ही मुझसे दूर रहती पर किसी न किसी तरीके से मुझे अपने हुस्न की नुमाइश करा देती। कभी जानबूझकर मेरे पास अपना हुस्न दिखाते हुए झाड़ू लगाती तो कभी साड़ी को अपनी कमर पर ऐसे बांधती जिससे मुझे उसका नेवल साफ दिख जाता। उसकी इन हरकतों का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर बड़ा अजीब सा लग रहा था। ऐसा लगता मानो मुझे उससे घृणा आने लगी थी। आखिर मेरी सगाई का दिन आ ही गया और मम्मी डैडी और नीतू सब गाड़ी से आ गए। मैं उस वक्त तैयार हो रहा था, इसलिए मैं नीचे नहीं आ पाया। घर के सभी लोगों ने उन्हें रिसीव किया और उन्हें अंदर लाए। इधर नीतू की नजरें पूरे घर में घूम रही थी कि मैं दिख जाऊं, पर भाभी ने उनकी नजरें पकड़ ली थी और वो उसके कान में खुसफुसाते हुए बोली, आपके मंगेतर अभी तैयार हो रहे हैं।
ये सुनकर नीतू शर्मा गई। तभी उसकी नजर अश्विनी पर पड़ी, जो चेहरे पर नकली मुस्कान चिपकाए सबको देख रही थी। डैडी जी ने भी जब उसे देखा तो अपने पास बिठाया और उन्हें उस पर बड़ा तरस आया। बेटी, पिछली बार तुमसे ज्यादा बात नहीं हो पाई, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? डैडी जी ने पूछा और अश्विनी ने नकली हंसी हंसते हुए कहा, जी अंकल अब ठीक है। अभी आगे वो कुछ बोलते कि मैं सूट पहने हुए नीचे उतरा। नीतू ने मुझे पहले देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसकी ठंडी आह भाभी ने सुन ली और वो बोली, माँ आप कहो तो सागर को काला टीका लगा दूं। भाभी की आवाज सुनकर सब मेरी तरफ देखने लगे। इधर मेरी नजर नीतू पर पड़ी और मैं आखिरी सीढ़ी पर रुक गया और आंखें फाड़े उसे देखने लगा। घर में सबका ध्यान अब हम दोनों पर ही था और सब चुप हो गए थे। आज नीतू को साड़ी में देखा मेरा मन बावरा हो गया था। आखिर भाभी चल के मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर मेरी तंद्रा भंग की। मैं बैठक में आकर ताऊ जी और पिताजी के बीच बैठ गया। क्या हुआ था बेटा? डैडी जी ने पूछा और मेरे मुंह से अचानक निकल गया, वो बहुत दिनों बाद देखा। ये बोलने के बाद मुझे एहसास हुआ और मैंने शर्म से मुस्कुराते हुए सर झुका लिया। यही हाल नीतू का भी था और उसके भी मेरी तरह शर्म से हजार लाल थे और ये सब देखकर अश्विनी की आंखें गुस्से से लाल थी। पहनाई तो वो उसे एकदम फिट आई। सबका मुंह मीठा हुआ और खाना पीना शुरू हुआ। मैंने भाभी को इशारा किया और वो समझ गई। भाभी ने नीतू को कहा कि वो उनके साथ चलकर कमरा देख ले जिसमें पेंट हुआ है। उनके जाते ही 2 मिनट बाद मैंने फोन निकाला और ऐसे जताया कि मैं फोन पर बात कर रहा हूँ और फिर आंगन में आ गया और धीरे धीरे सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुँच गया। भाभी और नीतू मेरे कमरे में खड़े मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे देखते ही नीतू बोली, तो आपने भाभी को सब पहले से ही समझा दिया था कि उन्हें क्या बहाना करके मुझे वहां से निकालना है? नीतू बोली, और क्या? मैंने कहा और भाभी ये देखकर हंस पड़ी। यार आपका भाभी का काम हो गया, आप जाओ। मैंने कहा, अच्छा जी ठीक है चल नीता। भाभी ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया और नीचे जाने को निकली। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कर दो, मैंने अपने कान पकड़ते हुए कहा। ये देखकर भाभी और नीतू दोनों हंस पड़े। वैसे भाभी आपको नहीं लगता कि नीतू आज बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है? मैंने पूछा। मैं तो बस भाभी के जरिए नीतू को ये बताना चाहता था कि आज वो बहुत सुंदर लग रही है। भाभी के सामने हम दोनों थोड़ा शर्म किया करते थे। वो तो तुम्हारा बिना पलके झपकाए देखने से ही पता चल गया था। भाभी ने मेरी टांग खींचते हुए कहा। वैसे भाभी कयामत तो आज आपके देवर जी ढा रहे हैं, नीतू ने मेरी तारीफ करते हुए कहा। मेरे देवर जी? मैं चली नीचे, वरना तुम दोनों मेरी शर्म करके बार बार मेरा ही नाम ले लेकर बातें करोगे। भाभी बोली और हंसते हुए नीचे चली गई। उनके जाते ही मैंने नीतू का हाथ पकड़ लिया। यार सच्ची आज आप इतने हसीन लग रहे हो कि मन करता है आज ही शादी कर लूं, मैंने कहा और नीतू शर्माते हुए मेरे सीने से आ लगी और बोली, हैंडसम तो आज आप लग रहे हो। हम दोनों ऐसे ही गले लगकर खड़े थे कि तभी वहां हमें बुलाने के लिए अश्विनी आ गई। हमें इस तरह गले लगे देख उसके जिस्म बुरी तरह आग लग गई। उसने बड़े जोर से मेरे कमरे के दरवाजे पर हाथ मारा और चिल्लाई, अभी शादी नहीं हुई है तुम दोनों की। उसे देखते ही हम दोनों हड़बड़ा गए और अलग हुए, पर उसके इस कदर चिल्लाने से मुझे गुस्सा आ गया। तेरी, मैं आगे कुछ कहता उससे पहले ही नीतू ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। बोलने दो, बेचारी को तकलीफ हुई है, नीतू ने मुस्कुराते हुए कहा। नीतू ने आज उसी अंदाज में कहा जिस अंदाज में उस दिन अश्विनी मेरा मजाक उड़ाया था जब मैं उससे साक्षी को मांग रहा था। नीतू की बात सुनकर अश्विनी जलती हुई नीचे चली गई। मत लगा करो इसके मुंह, ये जानबूझकर आपको उकसाने आती है, नीतू बोली। मैंने सर हिलाकर उसकी बात मान ली और फिर उसे दोबारा अपने पास खींच लिया। आपको किस करने की गुस्ताखी करने का मन कर रहा है? मैंने नीतू की आंखों में देखते हुए कहा, तो जवाब में नीतू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने अभी नीतू के होठों पर अपने होंठ रखे ही थे कि भाभी आ गई और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, शर्म करो। उनकी आवाज सुनते ही हम दोनों अलग हो गए। भाभी हमेशा गलत टाइम पर आते हो, मैंने शिकायत करते हुए कहा। इधर नीतू के गाल शर्म से सुर्ख लाल हो चुका था। भाभी ने मेरे कान पकड़ लिए, बेटा ज्यादा ना उड़ो मत, शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं आसपास भी नहीं भटकूंगी। नीतू भाभी के पीछे छुप गई और बोली, तो मुझे बचाएगा कौन? ये सुनकर तो हम तीनों हंस पड़े और भाभी ने हम दोनों को अपने गले लगा लिया। तभी पीछे से मम्मी जी आ गई मेरा कमरा देखने और हमें ऐसे गले लगे देख मुस्कुराते हुए बोली, लो भाई, यहाँ तो देवर देवरानी और भाभी का प्रेम मिलाप चल रहा है।
ये सुनकर हम अलग हुए। बेटा, भाभी, इसका ख्याल रखना, कभी कभी ये मनमानी करती है। मम्मी जी बोली, आप चिंता ना करो, मैं नीता का ध्यान अपनी दोस्त जैसा ख्याल रखूंगी। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिर हम नीचे आ गए। फिर खाना पीना हुआ और इस दौरान अश्विनी कहीं भी नजर नहीं आई। समय से मम्मी, डैडी और नीतू चले गए, पर जाते जाते नीतू ने साक्षी को अपनी गोद में लिया और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, अब जब आपसे मिलूंगी तो आपको अपने साथ ही रखूंगी। ये सुनकर साक्षी मुस्कुराने लगी और नीतू ने उसके माथे को चूमा और मुझे दे दिया।